सभी को नमस्कार। आर्य एडू ऐप के इस एजुकेशन चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो क्लासेज चलती है, ऑनलाइन हिस्ट्री की जो क्लासेज चलती हैं, उनसे रिलेटेड हड़प्पा सभ्यता के जो टॉपिक है, कुछ टॉपिक अपने हो चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और उनकी व्याख्या से संबंधित प्रश्नोत्तर सेशन आज की क्लास में होगा। मैंने पहले जैसे क्लासेज स्टार्ट करने से पहले बताया था कि अपनी कोशिश ये रहेगी कि हर एक, कोशिश नहीं बल्कि होगा ही ये कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड अपन मैक्सिमम क्वेश्चंस, टॉपिक पूरा होने के बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और उसके पीछे अपना उद्देश्य ये है कि हम एग्ज़ाम की जो ट्रेंड है उसको पकड़ पाएं, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको समझ पाएं और उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को ब्रश अप करें। पढ़ते टाइम हमें कौन से फैक्ट छूट रहे हैं या कौन सा नजरिया या ओरिएंटेशन हमें और ज़्यादा विकसित करना है, उसकी हमें एक उचित समझ विकसित हो सके। उन सब के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम जिन जहाँ होती है उनमें पिछले वर्षों के आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनके आधार पर ट्रेंड एनालाइज करना स्टूडेंट्स के लिए निहायत ही ज़रूरी है। मेरा तो ये मानना है, खैर सबकी अपनी अपनी अलग ओपिनियन हो सकती है। मेरा ये मानना है कि स्कूल लेक्चर जैसी एग्ज़ाम को तो हम पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही काफ़ी हद तक क्रैक कर सकते हैं। तैयारी के लिए दो तरह की अप्रोच नॉर्मली स्टूडेंट्स रखते हैं। पहला आपका अप्रोच ये होता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आता ही है, कि शुरुआत में ही आपको किताबों की एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी जाती है, 15-20 किताबों की। और उन किताबों को पढ़ते पढ़ते फिर आपको सुझाव दिया जाता है कि आपको किताबें ही पढ़नी है और अपने नोट्स बनाने हैं, गाइड वगैरह नहीं देखनी है। एक अप्रोच ये है। तो पहली अप्रोच है किताब वाली अप्रोच, कि किताब पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो भी आप केवल किताब और अपने बनाए हुए नोट्स के आधार पर जब तक आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते हैं, तब तक हमें हमारी तैयारी का इवेल्युएशन करने का एक मौका, एक आधार हमें नहीं मिलता है और उसका खामियाजा हमें एग्ज़ाम हॉल में भुगतना पड़ता है। दूसरा अप्रोच ये है कि आप शुरुआत में ही एक अच्छी गाइड लेके आए। कोई सी भी गाइड, मैं मेरी गाइड की कहूँगा तो लोग कहेंगे कि अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो चलो हमारी वाली गाइड के अलावा भी कोई सी भी गाइड आप ले सकते हैं। कोई सी भी एक गाइड आप ले लें, आर्य की नहीं, किरण की, या मार्केट में और भी गाइड हैं। बेसिक आप इंफॉर्मेशन उनमें से लें। आर्य की गाइड लेने का फ़ायदा ये रहेगा कि लगभग आप देखोगे कि एग्ज़ाम देने के बाद में 90% क्वेश्चंस उसमें से आपको मिल जाएंगे। गाइड के बाद में आप पिछले वर्षों के जो पेपर है, पिछले वर्षों के पेपर, इन पेपर्स के जरिए, ये पेपर आपको अलग अलग पब्लिकेशन के मिल सकते हैं। जैसे यूथ पब्लिकेशन का है, अरिहंत पब्लिकेशन का है। अरिहंत पब्लिकेशन के पेपर मिल जाएंगे, वो हर एक वर्ष के एग्जाम के अलग अलग टॉपिक वाइज डिवाइडेड हैं। तीसरे एक अच्छा पेपर सेट पप्पू सिंह जी ने निकाला है, तो पप्पू सिंह प्रजापति के ये विशेष रूप से इसमें यूजीसी नेट के सारे पेपर्स इसमें समाहित हैं। आप गाइड, एक गाइड और पिछले वर्षों के पेपर के पेपर, मैं ये कह रहा हूँ आप किताब एक आदि कम ले लेना,
लेकिन पिछले वर्षों के पेपर से आपको जितने भी मिले उतने ही कम हैं, क्योंकि इनके जरिए कई जगह आपको उत्तर भी अलग अलग मिलेंगे, व्याख्या भी अलग अलग मिलेगी, कुछ जगह उत्तर गलत हो सकते हैं। आप उस आधार पे उन पेपर सेट्स को इवेल्युएट मत कीजिए। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनके आधार पे उनकी गलतियों को आप सुधारें। ये आपको करके सीखने का मौका देगा। तो एक गाइड और पिछले वर्षों के पेपर, और इसके बाद में अगर आपको वक्त मिलता है, इस काम में पूरा 1-1.5 साल लग सकता है, मैं ये बता रहा हूँ। इसके बाद में भी आपको अगर वक्त मिलता है तो आप इधर वाली अप्रोच भी अपना लीजिए। कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपको एग्जाम ओरिएंटेशन नहीं दे पाएगा। ये जो अप्रोच है ये आपको एग्जाम का ओरिएंटेशन देगा, और ये जो अप्रोच है ये आपको एकेडमिक ओरिएंटेशन देगा, एकेडमिक ओरिएंटेशन आपको देगा। हमारा अभी जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम एग्जाम हॉल में मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकें, गलतियां मिनिमम कैसे हो, स्कोर औरों से ज़्यादा कैसे हो। इसके लिए आपको एक अच्छी गाइड और एक एक पार्ट पे, प्राचीन मध्य आधुनिक, इनके ऊपर एक एक पार्ट पे एक किताब आप ले सकते हैं। ये स्कूल लेक्चरर के लिए मैं बता रहा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इस अप्रोच से भी आपकी पार पड़ सकती है, अगर आपका जीके का पोर्शन अच्छा होता है और रिसर्च वाला पोर्शन आप अच्छा कर लेते हैं, तो इवन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इससे सफलता मिल सकती है। पिछले वर्षों के पेपर्स पे मैं इतना जोर इसीलिए दे रहा हूँ कि स्टूडेंट्स केवल पढ़ते रहते हैं, ये देखे बिना, irrespective of the fact that how much they are able to remember, इस तथ्य की अनभिज्ञता से कि उनको कितना याद रहता है, वो केवल रट्टा मारते रहते हैं। वो कितना अप्लाई कर पाते हो इस चीज की जानकारी ही नहीं रहती है। मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन या लाइन लेंथ से कम है। और रही सही में कसर, हम जैसे सोशल मीडिया के लोग भी कुछ इस तरह की जानकारियां स्टूडेंट को दे देते हैं कि स्वयंभू खलीफा भी इस प्लेटफॉर्म पर बहुत हैं, जो ये कह देते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। मेरा ये मानना है कि इतने से काम से आपका काम चल जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगी। आप पिछले वर्षों के पेपर और एक गाइड, और उस गाइड में आप उनके जरिए जहां कहीं पे भी कमी मिलती है, चीज़ों को वैल्यू ऐड करते जाइए, आपका एग्जाम ओरिएंटेशन अच्छा बन जाएगा। एकेडमिक ओरिएंटेशन बनाना है तो इसके साथ साथ आप किताबें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन केवल किताब का अध्ययन आपको एग्जाम की अप्रोच नहीं दे पाएगा। ये मैं मानता हूँ कि किताब अध्ययन जरूरी है, लेकिन किताब के अध्ययन से ज़्यादा जरूरी स्टूडेंट के लिए एग्जाम को क्रैक करना है, तो एकेडमिक अप्रोच की बजाय कम्पिटिटिव अप्रोच आप अपनाइए। हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क की अप्रोच अपनाइए, ये आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगा। और इसी मॉड्यूल पे मैं आपके सामने अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए हर टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन, 50, 100, 150, 200, हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपको बीच बीच में कवर करवाता रहूँगा, ताकि अपना एग्जाम ओरिएंटेशन बना रहे और सेल्फ इवेल्युएशन का भी हमें मौका मिले कि हम कितनी चीज़ें कर पाते हैं। मैं उन लोगों से माफ़ी चाहूँगा जो एकेडमिक ओरिएंटेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। ब्रॉडर एस्पेक्ट वही है, मेरा ये मानना, मैं भी ये मानता हूँ कि ब्रॉडर एस्पेक्ट एकेडमिक एस्पेक्ट है, लेकिन उससे हमें एग्जाम में सफलता आसानी से नहीं मिलती। हमें कम्पिटिटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। यूपीएससी की, आईएएस वगैरह की एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कि वो किसी भी कोचिंग में या कुछ नोट्स पढ़ के इतने वाइड सिलेबस को कवर कर लेते हैं, और उसके पीछे कारण यही है
कि वो चाहे गूगल से देखें, नेट से, विकिपीडिया से, या कहीं पीडीएफ डाउनलोड करें, कैसे करके अपने काम की चीज़ उसमें से छांट लेते हैं। क्योंकि सिलेबस इतना वाइड होता है कि हर टॉपिक से रिलेटेड हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उनकी मूल बुक पढ़ना मुश्किल है, वो लोग भी सफलता प्राप्त करते हैं। रीज़न यही है कि वो पिछले वर्षों के पेपर में आई हुई ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, और प्रॉपर जो नोट्स गाइड है उसमें से देखकर जो लोगों ने मेहनत की है किताबों के आधार पर, उसके आधार पर एग्जाम ओरिएंटेशन और अप्रोच बनाते हुए बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। एकेडमिक अप्रोच एक टोटल अलग फील्ड है। हमें अभी यहाँ पर कम्पिटिटिव अप्रोच रखना है, तो ये मेरा दृष्टिकोण है। बाकी यहाँ पर स्टूडेंट अपने अपने दृष्टिकोण से अपनी अपनी ओपिनियन मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ये मेरा मानना है व्यक्ति से। और इस अप्रोच के आधार पर मैंने यूजीसी नेट के उन सब्जेक्ट्स में भी क्लियर की है जिनका मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, इनसे भी मैंने क्लियर की है। तो बेसिक जानकारी उनकी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम की अप्रोच का ध्यान है। मैं आपको बार बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज करूंगा कि एग्ज़ाम की अप्रोच को पकड़ें। आप किताब भले ही एक आधी कम ले लें, गाइड भले ही एक आधी कम ले लें, लेकिन पिछले वर्षों के जो पेपर हैं उनको लेने में कोई कंजूसी नहीं करें, ये मेरा मानना है। बाकी हर एक आदमी अपनी हिसाब से कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। चलिए अब हम क्वेश्चंस के जरिए, जो मैं आज 30-35 क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये रखे हैं, इनके जरिए हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड टॉपिक्स पर हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऑनलाइन में आपको जो क्लासेज हैं उन स्टूडेंट्स को मैंने करवा रखे हैं। इसके जरिए आपका एक क्विक रिवीजन होगा। प्रश्नों का जो स्तर है वो मैंने सरल ज़्यादा रखा है। अगली जो क्वेश्चन हम करेंगे 30 क्वेश्चन, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम से लेकर हाई लेवल तक का होगा, और लास्ट में हम 10-15 क्वेश्चन बहुत ही हाई डिफ़िकल्टी लेवल के भी लेंगे। लेकिन आज का जो ये अप्रोच है वो सरल क्वेश्चन, और सरल क्वेश्चन में जहाँ कहीं पे भी अवधारणात्मक समझ की गलती हम कर देते हैं, उससे रिलेटेड तथ्यों को हम या प्रश्नों को इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें है वो है, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? बड़ा सरल सा प्रश्न है। एक चीज और है, क्वेश्चन जब भी आप पिछले वर्षों के देखें तो केवल क्वेश्चन के उस एक आंसर को ही नहीं देखें कि यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, और साथ साथ आप ये भी देखिए कि सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थित है, चन्हुदड़ो स्थित है। भोगवा नदी के किनारे ये लोथल स्थित है, गुजरात में है। चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है। खास तौर पर मांडा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से चिनाब, झेलम सारी नदियां बहती हैं, तो चिनाब की बजाय लोग मांडा को झेलम भी कर देते हैं। इस तरह की गलतियां न करें। केवल क्वेश्चन पढ़ के उसका सही आंसर वही नहीं, हमें प्रैक्टिस सेट के दौरान उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे विकल्पों पर चर्चा करनी है, सारे विकल्पों से रिलेटेड तमाम फैक्ट्स को रिकॉल करना है। तभी आपका जो प्रश्नोत्तर पिछले वर्षों के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का जो पर्पज है वो सर्व हो पाएगा। अगर आप बाकी ऑप्शन को स्किप करते हुए निकल जाते हैं तो वो चीज़ हमें केवल एग्जाम हॉल में करनी है। हमें यहाँ पर फील्ड में मैक्सिमम वर्क करना है। और अगर आप, एक आर्मी में कहावत है कि अगर एक्सरसाइज और ड्रिल में, फील्ड में आप एक्सरसाइज के दौरान मैक्सिमम पसीना बहाते हैं तो युद्ध में खून उतना ही कम बहेगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट के दौरान यहाँ पे इन सब ऑप्शंस पे मैक्सिमम एफर्ट कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में आपकी गलतियाँ उतनी ही कम होगी, क्योंकि बाद में आप देखोगे कि एक एक चीज़ के साथ आपको अपने आप सारी चीज़ें रिकॉल होने लग जाएंगी। तो इस अप्रोच के साथ हमें ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। दूसरा क्वेश्चन है,
मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसको देखते ही यहाँ पर बड़ी सिली मिस्टेक लोग कर देंगे कि लोग ये मानते हैं कि मूर्ति पूजा भारत में कुषाण काल में पहली गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी, तो या तो वहां करेंगे या फिर यहाँ इस ऑप्शन में उत्तर वैदिक काल और पूर्व आर्य की जो शब्द की व्याख्या है इसमें गलती कर देंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन में मैंने लिए हैं ये मेरे बनाए हुए नहीं है। पहली चीज तो मैं ये बता दूं, मैंने इनमें विकल्प भी चेंज नहीं किया, यहाँ तक कि कॉमा नुक्ता भी परिवर्तित नहीं किया है। पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस लिए हैं और उसके पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ से मैं एग्जाम में अलग अलग आए हुए क्वेश्चंस के आधार पर एग्जाम अप्रोच के अनुसार आपका माइंड सेट मैं डाल सकूं, सेट कर सकूं। मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस भी मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा, लेकिन फिलहाल जो पिछले वर्षों के आए हुए क्वेश्चंस हैं उनमें मैं भाषागत जो कई अस्पष्टता होती है तो जानबूझकर दी जाती है, गलती से नहीं होती है। पेपर बनाने वाला जानबूझकर ऐसी भाषागत अस्पष्टता क्रिएट करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है मूर्ति पूजा का आरंभ, तो पूर्व आर्य जो शब्द है इस शब्द की व्याख्या में ही सारी चीज है। पूर्व आर्य को लोग या स्टूडेंट ऋग्वैदिक मानने की गलती कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन स्टूडेंट फिर डी करेंगे। यहाँ पूर्व आर्य का मतलब है हड़प्पा, है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, ये हड़प्पा काल है, ये ऋग्वैदिक काल नहीं है। पूर्व आर्य का मतलब है वेदों से पूर्व का काल या आर्यों से पूर्व का काल, और इस तरह का जो काल है वो हड़प्पा काल माना जाएगा। और हड़प्पा काल में मूर्ति मातृ देवी की मूर्तियां भारी संख्या में मिली है और इन मूर्तियों के माध्यम से हमें वहाँ की मूर्ति पूजा की जानकारी मिलती है, यद्यपि मंदिर की जानकारी हड़प्पा में नहीं मिली है। इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि वैदिक काल में मूर्तियां भी नहीं थी, यज्ञ के माध्यम से पूजा होती थी। कुषाण काल में पहली बार मूर्ति की शुरुआत हुई है, गौतम बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिनकी मूर्ति बनी थी। तो यहाँ से हम इन चीज़ों को बड़े आसानी से बाकी के विकल्पों पे से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उनको दिमाग में रिकॉल करते हुए हमें चलना है, ताकि एक ही क्वेश्चन के जरिए हम मल्टीपल रेंज, डाइवर्स रेंज की सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकें। मोहरों के अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने कहां से प्राप्त हुए हैं? विकल्प है ईंटों पर, मृण मूर्तियों पर, मृद भांडों पर और मनकों पर। तो मोहरों के अतिरिक्त लिपि के नमूने मृद भांडों पर प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता के मृद भांडों पर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो अगर मृद भांड देखें तो अधिकांश जो मृद भांड है जो माना जाता है वो लाल पर काले मृद भांड है, लाल पर काले मृद भांड है। हालांकि मृद भांड का टॉपिक बहुत उलझा हुआ है, और ये लाल पर काले मृद भांड से तात्पर्य इस तरह का है कि ये अंदर और बाहर दोनों से लाल है और इसके ऊपर काले रंग की पालिश ऊपरी किनारे पर की गई है। ये ब्लैक एंड रेड वेयर यानी काले और लाल मृद भांड से नहीं मिलते हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर को हम देखें तो ये वैसे किसी कालखंड के नहीं माने जा सकते, हालांकि अधिकांश ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के स्थल पे भी आपको ये मिलेंगे और इवन हड़प्पा साइट्स पे भी मिलेंगे, हड़प्पोत्तर साइट्स पे भी मिलेंगे और ऋग्वैदिक साइट में भी आपको मिल जाएंगे, इसलिए ये किसी कालखंड से रिलेटेड नहीं माने जा सकते। इन मृद भांडों पर हड़प्पाई लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं। तो एक साथ आपकी इतनी सारी रेंज आपको एक्सप्लोर इन पे करनी है। मनकों से संबंधित आप में ये आना चाहिए कि मन के बनाने का कारखाना हड़प्पा में चन्हू से सबसे बड़ा कारखाना मिला है, कहाँ कहाँ से, और ये मनकों से संबंधित प्रमाण मिलते हैं। मृण मूर्तियों के बारे में ये आना चाहिए कि मृण मूर्तियों में सबसे ज्यादा मृण मूर्ति किस पशु की है, किस पक्षी की है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। ईंटों का आकार आपका आना चाहिए, ईंट किस अनुपात में है, 1, 2, 4 अनुपात में है, साइज इनकी कितनी है, 7, 14, 28 सेंटीमीटर है मकान निर्माण में।
और सुरक्षा प्राचीर में 10, 20, 40 सेंटीमीटर की ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन अनुपात फिर 1, 2, 4 है। इतनी सारी चीजें हमें एक साथ प्रैक्टिस के दौरान हमें देखनी है, ताकि एग्जाम हॉल में हम अर्जुन की आंख के ऊपर एक जो अर्जुन की तरह मछली की आंख पर एकदम सही तरीके से निशाना बना सकें, क्योंकि हमें इन विकल्पों के जरिए आने वाले क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, मृदभांड। हालांकि हड़प्पाई लिपि, अब यहाँ पर लिपि से संबंधित चीजें भी हैं। ये लिपि कैसी है? भावचित्रात्मक लिपि है, इसको बुस्त्रोफेदन लिपि भी कहा जाता है। ये उर्दू की तरह दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी, वगैरह वगैरह। या इनको पढ़ने का प्रयास किसने किया है, क्यों नहीं पढ़ी जा सकी है, ये सारी चीजें भी हमें इसमें सोचनी है। यहाँ पर रिक्त शब्द को इंगित करना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में दुर्ग नगर के, ये हमें ध्यान है कि दुर्ग नगर के पश्चिम में होते थे। दुर्ग नगर के पश्चिम में होते थे। दो टीले होते थे, एक नागरिक टीला या नगर टीला, जो कि पूर्व में होता था, साइज में बड़ा और ऊंचाई में थोड़ा कम होता था, और दुर्ग टीला छोटा होता था, ऊंचाई में ज्यादा होता था, प्रशासनिक केंद्र होता था। ये हड़प्पा सभ्यता का बसावट का पैटर्न है। अब इसमें जहाँ कहीं पे भी एक्सेप्शन है, उदाहरण के लिए लोथल इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि लोथल में जो दुर्ग टीला है वो पश्चिम में न होकर दक्षिण पूर्व में है। इस तरह के एक्सेप्शन हमें तुरंत हमारे दिमाग में रिकॉल हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था कैसी थी? हालांकि सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था को हम देखें तो एग्जैक्ट इसमें आइडिया लगा पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो इसमें है नहीं कि कोई सी इनमें से कोई नहीं है, या इसका स्पष्ट प्रमाण प्राप्त कर पाना मुश्किल है। तो इनमें से हमें देखना है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष संघवाद, ये सब चीज़ों की सैद्धांतिक संघवाद, हमें उनका कोई लिटरेचर, साहित्य, कोई लिपि, इसकी जानकारी नहीं है। तो ऐसी मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। एक जनरल सा आइडिया, हमें एक एजम्पशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि जैसे स्टुअर्ट पिगट ने ये कहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पुजारी वर्ग या पुरोहित वर्ग का शासन पर प्रधानता थी। तो पुरोहित वर्ग के आधार पे कुछ मानते हैं इसमें व्यापारी वर्ग की प्रधानता थी। तो पुरोहित मान लीजिए या व्यापारी वर्ग, इसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि एक कुलीन वर्ग का शासन था। और ओलिगार्की को अगर हिंदी में कहें तो ये होगा कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र यानी एक ऐसे एरिस्टोक्रेटिक, ऐसे रॉयल वर्ग का शासन था जो अपने आप में तत्कालिक के अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में कई मामलों में उच्चतर था, और इसी को कुलीनता कहा जाता है। तो सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था ओलिगार्की पर आधारित थी। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन, अब जैसे अगला क्वेश्चन है, ये इससे बिल्कुल उलट नेचर का आ गया। अब यहाँ पर प्रश्न का विकल्प दूसरा हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने जानबूझकर इसीलिए शामिल किए हैं कि हमें फ्लेक्सिबल होना है, कोई रिजिड अप्रोच हमें नहीं रखनी है। हड़प्पाकालीन नगरों पर कौन शासन करता था? राजा, पुरोहित राजा, व्यापारियों का अल्पतंत्र, या पुरोहित राजा, तो वो कुलीन वाली बात आ गई। हंटर इसे जनतंत्रात्मक शासन कहता है, मैके इसे प्रतिनिधि शासन कहता है। ये सारी की सारी जो रेंज है, ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। एल बासम इसे एक पुरोहित वर्ग की ओलिगार्की या कुलीन, एक थियोक्रेसी शासन, धर्मतंत्रीय शासन के बारे में एल बासम चर्चा करते हैं। ये जितने भी विकल्प हैं, ये हमारे दिमाग में तुरंत क्वेश्चन देखते ही रिकॉल होने चाहिए। जिस स्टूडेंट को ये सारे ऑप्शन रिकॉल होने लग जाएंगे, वो एग्जाम हॉल में भी इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को अपने आप रिकॉल कर लेगा। जितना जल्दी आप बार बार पेपर रिवाइज करोगे, उतना जल्दी आपको ये रिकॉल होंगे। अब ये तीनों तो इसमें है नहीं। यहाँ पर
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अब शासन व्यवस्था अज्ञात है, यहाँ पर इसका विकल्प ये होगा। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, पेपर पिछले वर्षों में आए हुए हैं, और इन दोनों प्रश्नों का आप तुलनात्मक अध्ययन देख सकते हैं। ये 5 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था, यहाँ पर हमने इसको ओलिगार्की किया है, कुलीन तंत्र ये किया है। कुलीन तंत्र में पुरोहित और व्यापारी वर्ग कोई भी हो सकता है, और यहाँ पर हमने प्रश्न के विकल्प के मद्देनजर पुरोहित और व्यापारिक जो अल्प तंत्र है, कुलीन तंत्र है, इसको नकारा है। ये एग्जाम की नेचर है, हमें रिजिड नहीं होना है, हमें फ्लेक्सिबल होना है, अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है, क्योंकि लिपि के ज्ञान के बिना हमें इनकी शासन व्यवस्था का कोई ज्ञान नहीं है। कुलीन तंत्र, पुरोहित राजा, इनकी अवधारणा किसी पर्टिकुलर विद्वान की है, ये एक सर्वमान्य ओपिनियन नहीं है। तो उन विद्वानों का नाम हमें जरूर याद रखना है, मैंने उनका रेफरेंस भी दिया है। निम्न में से किस क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल नहीं मिले हैं? ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन सेंस का क्वेश्चन है। इसमें आप देखें, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से बहुत सारे साइट मिले हैं, मेहरगढ़ से लेकर बाद में लगातार मिलते हैं, सुतका गेंडोर, बालाकोट, डाबरकोट, तमाम जो साइट है ये यहाँ से हमें मिली हैं। निम्न हिमालय क्षेत्र हम किसे माने? निम्न हिमालय क्षेत्र ये शिवालिक क्षेत्र मान सकते हैं। इस शिवालिक क्षेत्र के ऊपर देखा जाए तो हमें मांडा से मिलता है, प्रमाण मिलता है, और शिवालिक क्षेत्र के नीचे देखा जाए तो पंजाब में रोपड़ से मिलता है। लेकिन शिवालिक वाली बेल्ट जो हिमाचल वाली बेल्ट है, वहां से हमें कोई हड़प्पा साइट का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये निम्न हिमालय इसमें होगा। लेकिन हम और ऑप्शन भी देखें, उत्तरी महाराष्ट्र में जो देमाबाद है, ये सबसे दक्षिणी साइट माना जाता है, जोरवे साइट से भी रिलेटेड है। तो आपको साथ साथ ताम्रपाषाणिक, चालकोलिथिक, ये सारी साइट्स भी इसके साथ आ जानी चाहिए कि जोरवे में देमाबाद, नेवासा, और जोरवे, देमाबाद, नेवासा, ये तीनों साइट हैं, और भी साइट हैं ताम्रपाषाणिक साइट्स, आपके दिमाग में रिकॉल हो जानी चाहिए। उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत, ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है। यहाँ से अफगानिस्तान से आने वाली जो कोमल नदी है, उस क्षेत्र की कुछ साइट्स यहाँ पर मिलती हैं। गोमल जो क्षेत्र है वो बलूचिस्तान और वजीरिस्तान जो या उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है, इसके बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ता है। तो उस इलाके में हड़प्पन साइट्स मिलती जरूर हैं, लेकिन निम्न हिमालय क्षेत्र में कोई साइट नहीं मिलती। ये किसी केंद्रीय विद्यालय में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके आधार पर हम बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। ये एनालिसिस करवाएगा आपको, एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें पढ़ने के आधार पे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसमें हमें अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम बहुत सारी टफ कंसेप्ट्स को या टफ फैक्ट्स को याद करते रहते हैं, और सिंपल सी चीज़ों के बारे में हमारा एक नज़रिया विकसित ही नहीं हो पाता। और वही नज़रिया विकसित करना मेरा इस प्रश्नोत्तर सेशन का यहाँ पर उद्देश्य है। समाधान एच किससे संबंधित है? हड़प्पा से संबंधित। हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में देखा है कि हड़प्पा से संबंधित 2 प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। कब्रिस्तान R37 मिलता है, और कब्रिस्तान H मिलता है। कब्रिस्तान H मिलता है। R37 है, ये विकसित हड़प्पा का है। R37 पूर्णतः विकसित हड़प्पा का है, जबकि कब्रिस्तान H जो है ये परवर्ती हड़प्पा या लेटर हड़प्पा से है। तो समाधान H का संबंध किससे है? परवर्ती हड़प्पा सभ्यता से है। अब यहाँ पर हड़प्पा से रिलेटेड हमें सब जो समाधान से संबंधित बहुत सारे फैक्ट हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए कि यहाँ पर एक लकड़ी का ताबूत मिला है, जिसे विदेशी की कब्र भी कहा जाता है। समाधान से रिलेटेड तो सारी चीज़ें हमें एक्चुअल में कौन कौन से समाधान के प्रकार हैं, ये सब सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ ही जानी चाहिए। तो समाधान एच का संबंध है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता से। निम्नलिखित हड़प्पा शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक एप्लीकेशन सेंस का प्रश्न आता है मैप से रिलेटेड। हालांकि
अपने स्कूल लेक्चरर में इसमें कम आते हैं, लेकिन फिर भी हमें एनसीईआरटी में खास तौर पर पाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल, महाजनपद काल और अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी लोकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में इनकी सापेक्षिक स्थिति किस क्रम में दी गई है। यहाँ पर हड़प्पा को अगर हम देखें तो सबसे नॉर्थ में है, तो सबसे पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल को हम देखें, और लोथल सबसे साउथ में है, तो इसकी आंसर होगा सबसे पहले एक। इसके बाद में कालीबंगा हड़प्पा की तुलना में दक्षिण और पूर्व में है, और मोहनजोदड़ो की तुलना में उत्तर और पूर्व में है, यानी कालीबंगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच है, तो दूसरा विकल्प 3 होगा, फिर मोहनजोदड़ो होगा 2, और फिर लोथल होगा 4। 1, 3, 2, 4 इसमें द विकल्प सही है। लेकिन इसके साथ साथ हमें हड़प्पा किस नदी के किनारे है, किसने उत्खनन किया, रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो 1922 राखाल दास बनर्जी, कालीबंगा अमलानंद घोष 1952-53, या लोथल एस आर राव, शिकारीपुरा रंगनाथ राव। ये हमारे दिमाग में इनसे रिलेटेड चीज़ें क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें तुरंत हमें एक क्विक, जैसे आकाश में बिजली चमकती है इतनी तेजी से हमारे दिमाग में इससे रिलेटेड सारे फैक्ट हमारे दिमाग में आने चाहिए। और अन्य साइट्स की कंपैरेटिव लोकेशन भी अब इनको देखें तो तुरंत आप मैप की कोई किताब में, एनसीईआरटी की किताब में अन्य साइट्स की लोकेशन भी आप कंपैरेटिव को देखते चले, से आपका एक जियोग्राफिकल सेंस इसमें डेवलप होगा, और लोकेशन से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन है की गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया जा सका है। यहाँ उद्घाटन ये मैंने किसी किताब से लिया हो सकता है, इसमें इसका सेंस ये है कि सिंधु लिपि का उद्वाचन अभी तक नहीं हो पाया है। तो पहले तो इसका अर्थ समझना है कि सिंधु लिपि को अभी पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की लंबाई छोटी है, ये चीज़ भी है, भाषा के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिलती है। इन अभिलेखों की लंबाई भी छोटी है, इसमें द्विभाषा लेख अनुपस्थित हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि वो ही अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली है, चाहे वो मेसोपोटामिया के हों, मिस्र के हों या अशोक के अभिलेख हों, जो द्विभाषीय द्विलिपि तरीके से लिखे गए थे, उनको पढ़ने में सफलता मिली है। अशोक के अभिलेख भी इसलिए पढ़े गए कि वो ग्रीक में भी लिखे गए थे, अरामेइक में भी लिखे गए थे, तो इसके कारण, इस दिव्य भाषा के कारण अभिलेखों की लिपि और उनके संकेतों को, जो शब्द या अक्षर है उनके संकेतों को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये तीनों रीजन इसमें सही लगते हैं। अभिलेखों की लंबाई भी बहुत छोटी है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। अब इसके साथ साथ हमें इनकी लिपि की क्या विशेषताएं हैं, भाव चित्रात्मक है, बूस्ट्रोफेजन लिपि में इसको लिखा हुआ मानते हैं, में संकेतों की संख्या कितनी है, लगभग 400 संकेत हैं, सबसे ज़्यादा संकेत किसके हैं, वगैरह वगैरह। सबसे ज़्यादा लिपि के लिए जो संकेत मिले वो मोहरों पे मिले हैं। मोहरों के अलावा सेकंड ऑप्शन अगर देखें, जो हम पीछे क्वेश्चन भी आया था, मृद भांड है। इतनी सारी चीज़ें अपने दिमाग में रिकॉल हो जानी चाहिए। महादेवन ने इनको पढ़ने का असफल प्रयास किया है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रिकॉल होनी चाहिए। ये एक जरिया है पूरे टॉपिक को एक साथ 50-60 क्वेश्चन के माध्यम से कवर करने का, बहुत कम टाइम में, विथ प्रॉपर इंटरेस्ट। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता कौन सी है? हड़प्पा नागरिकता के बाद की। अब ये क्वेश्चन जल्दबाजी में स्टूडेंट गलत कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमा फेसिया या प्रथम दृष्टया आप देखोगे तो यू विल क्लिक ऑन द ऑप्शन बी, वैदिक। आप बी को क्लिक करोगे, वैदिक को, क्योंकि हड़प्पा के बाद में हम यही पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर तालकोलिथिक या ताम्र पाषाणिक देने का सेंस क्या है, आपको इसको देखना है। अगर चालकोलिथिक नहीं है तो विकल्प में दिए गए विकल्पों में वैदिक हो जाएगा,
लेकिन ताम्र पाषाणिक के संस्कृतियों की हम जो स्थिति देखते हैं वो कुछ इस तरह की सी है। ये हड़प्पा पूर्व भी है, ये हड़प्पा कालीन भी है, और जो मेजर साइट्स हमने खोजी हैं वो हड़प्पोत्तर भी हैं, और इनको जूनियर कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। जिनमें हड़प्पोत्तर साइट्स में जोरवे महाराष्ट्र की जो साइट्स हैं वो हैं, या फिर मालवा में नेवासा कायथा ये सारी साइट्स हैं, या फिर राजस्थान में बनास घाटी में आहड़ और गिलुंद की सभ्यताएं ये हैं, या गणेश्वर जोधपुरा है, या हम बंगाल में देखें तो पांडु राजा डिबी माहिष्दाल भरतपुर वो सारी साइट्स हैं, या फिर हम बिहार में देखें तो चिरांद, और चिरांद के अलावा खैराडी खैराडी नहीं है ये साइट, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, सैनवार, चिरांद सैनवार ये सारे साइट्स हैं। और यूपी में देखें तो खैराडी है, और इस तरह के जो साइट्स हैं वो सारे के सारे साइट्स आपके चालकोलिथिक साइट्स के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको इमीडिएटली रिकॉल होनी चाहिए कि चालकोलिथिक साइट्स, इनका काल क्या है, इनकी क्या विशेषता है, इनके मृद भांड कैसे हैं। मृद भांड ब्लैक एंड रेडवेयर भी इनमें पाए गए हैं, दूसरे तरीके के मृद भांड भी इनमें पाए गए हैं, कितना इनमें गैप है। सबसे बाद वाली चालकोलिथिक संस्कृति जोरवे संस्कृति है, जो कि 1200 से 700 ईस्वी पूर्व के आसपास थी। सबसे बाद में विलुप्त होने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। तो इसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वैदिक के बजाय पेपर सेटर कहाँ जाना चाह रहा है, चालकोलिथिक पर जाना चाह रहा है। ये मेरिट बेसिस पे आप एनालिसिस करके इन दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा, चालकोलिथिक। और एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा हुआ भी है कि चालकोलिथिक कल्चर्स वर जूनियर कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और बहुत सारे कोर्स क्षेत्र से, फ्रॉम द कोर रीजन द हड़प्पन सिविलाइजेशन diminished or vanished, but in the peripheral area they continued to flourish as a chalcolithic culture। जो पेरिफेरल या जो बाहर का इलाका है उसमें ये चालकोलिथिक कल्चर के रूप में फ्लोरिश होती रही, सर्वाइव करती रही। तो ये सारा नजरिया हमें विकसित इसमें करना है। ये क्वेश्चंस, ये लैंग्वेज, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, मेरे नहीं बनाए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहली चीज तो है या नहीं है में भी हम कई बार गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। तो हड़प्पा दयाराम साहनी 1921 में उत्खनन किया, लोथल SR राव ने उत्खनन किया, मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी ने किया, और धोलावीरा का उत्खनन BK थापर ने नहीं किया, बल्कि धोलावीरा का उत्खनन 1990-91 में RS बिष्ट या रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। धोलावीरा भारत में खोजा गया सबसे नवीनतम व्यापक उत्खनित स्थल। हालांकि इसके बाद में भी सनोलीर इस तरह के साइट्स मिल रहे हैं, लेकिन इतने लार्ज स्केल पर, इतने लेविस स्केल पर एक पूरा उत्खनन धोलावीरा का ही हुआ है। तो यहाँ से BK थापर की बजाय इसमें उत्खनन करता कौन होगा, RS बिष्ट। हालांकि इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। ये सारे फैक्ट हमें याद रहने चाहिए। राखालदास बनर्जी ने 1922 में खोज की थी। या लोथल से क्या क्या चीजें मिली हैं, गोदीबाड़ा मिले हैं, किस वर्ष इसका उत्खनन हुआ, क्या खोज की गई, टोटल चीजें एक क्विक सक्सेशन में, एक त्वरित क्रम में हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सूचियों को वो क्रमबद्ध कीजिए। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन से काफ़ी आते हैं। इनमें कई बार तो एक क्वेश्चन से ही हमारा काम चल जाता है, कई बार हमें ज़्यादा विकल्प देखने पड़ते हैं। जैसे मांडा हड़प्पा सभ्यता का इन साइट्स को देखें तो सबसे उत्तरी छोर है, और ये जम्मू में है, जम्मू कश्मीर के आजकल जम्मू में है ये। और देमाबाद को देखें, मांडा सबसे उत्तरी छोर है। देमाबाद को देखें तो सबसे दक्षिणी छोर है,
ये महाराष्ट्र में है, ये सबसे दक्षिणी छोर है। के साथ ही हम आलमगीरपुर को देखते हैं, सबसे पूर्वी छोर है। तुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी छोर है, वो भी रिकॉल हो जाने चाहिए। राखीगढ़ी हरियाणा में है और हुलास उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर डी का एक ऑप्शन हुलास उत्तर प्रदेश इस एक में है। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो सी विकल्प या स विकल्प सही हो जाएगा, ए का 3। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप जल्दबाजी न करें, चारों विकल्पों को मैच करते हुए चले, चाहे एक से ही क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा हो। डी का 4 है, डी का राखीगढ़ी हरियाणा में है, ये 2 है। अन्य फैक्ट भी रिकॉल होने चाहिए कि राखीगढ़ी सबसे बड़ा खोजा गया भारत में स्थल है। हालांकि समग्र हड़प्पा स्थलों में मोहनजोदड़ो माना जाता है, लेकिन भारत में ये सबसे बड़ा स्थल माना गया है। इसके बाद में धोलावीरा को माना गया है। अच्छा, इन साइट्स की साइज के बारे में भी कई विवाद होते हैं, और विवाद होने का कारण भी जेन्युइन है, क्योंकि नवीनतम खोजों के आधार पर इनकी साइज कई बार कोई दूसरी साइट में 2-4 टीले नए खोद लिए गए तो उस साइट की साइज बढ़ जाती है। और जब तक वो ऑथेंटिक बुक में आती है, कई बार पेपर सेटर ओरिजिनल रिसर्च पेपर से क्वेश्चन बना लेता है, उसके पास अगर इस तरह की उपलब्धता रहे मूल सामग्री की। उस आधार पे ये कुछ विवादित चीजें हिस्ट्री में हमेशा रहेंगी, पर अभी हमें जनरलाइज्ड जो कंसेप्ट है उसके आधार पर राखीगढ़ी को भारत में हम सबसे बड़ा साइट मान रहे हैं। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? मेसोपोटामिया का मतलब है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, दोआब। अगर हम फारसी वर्जन निकालें या उधर अरेबिक वर्जन निकालें तो वो मेसोपोटामिया होगा। यहाँ पर इसमें सामान्यतः हम इसको इराक से संबंधित मान लेते हैं, लेकिन इराक के साथ साथ में पूर्वी सीरिया और कुछ तुर्की का क्षेत्र भी होगा, और इराक का अधिकांश भाग। इसमें ग्रीस नहीं है, इसमें लेबनान नहीं है, और इसमें ईरान भी नहीं है। इराक अवश्य है, लेकिन इराक के साथ पूर्वी सीरिया और दक्षिण पूर्वी तुर्की भी इसमें शामिल होगा। अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ आता है तो हमें मेसोपोटामिया की एक ब्रॉडर कंसेप्ट व्यापक कंसेप्ट को हमें पकड़ना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हड़प्पा की ईंटों का अनुपात क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा की ईंटों का अनुपात के बारे में, ईंटों से रिलेटेड सारी चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में आग में पकाई हुई ईंटों को काम में लिया गया। अपने कालीबंगा में कच्ची ईंटों को काम में लिया गया है। इन ईंटों की जो साइज है, वो अनुपात है, वो 1:2:4 होता था। अगर हम घरों में निर्माण की सामग्री में ईंटों को देखें तो ईंटों की साइज 7 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर होती थी। ये भी हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और अगर हम अपने गढ़ की प्राचीर की ईंटों को देखें तो वो 10 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर की ये ईंटें होती थी। अब इनको किसी भी रेशियो में काट लीजिए, 7, 14, 28 भी 1:2:4 होगा, 10, 20, 40 भी 1:2:4 के रेशियो में ये ईंटें होंगी। कुछ साइट्स पे जहाँ पे कच्ची ईंटें काम में ली गई हैं, उनमें जरूर 1:2:3 की साइज काम में ली गई है, लेकिन यहाँ पर हमें मानक साइज जो मानी गई है हड़प्पा में, जहाँ पर हड़प्पा के प्रतिनिधि साइट जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं, उनमें 1:2:4 की ईंटों को काम में लिया गया है। अब ईंटों में अलंकृत ईंटें कहाँ पर हैं, वक्राकार ईंटें कहाँ पर हैं, ये सारे फैक्ट भी आपको इमीडिएट रिकॉल होने चाहिए। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? फिर से ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड एक अच्छा प्रश्न आ गया है। कच्छ में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र अपन मानते हैं, धोलावीरा है, देसलपुर है, और तीसरा अगर स्थान देखें तो सुरकोतड़ा, जहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और रोजदी, रंगपुर और रोजदी सौराष्ट्र क्षेत्र में है, कच्छ क्षेत्र में नहीं है। लोथल को भी हम सौराष्ट्र के नज़दीक ही मानेंगे, क्योंकि कच्छ तो बहुत दूर पड़ जाता है।
तो यहाँ पर इनको भी हमें मैप के माध्यम से कवर करना है। तो कच्छ प्रदेश में दो क्षेत्र स्थित हैं, देसलपुर और धोलावीरा। और देसलपुर और धोलावीरा इसमें विकल्प में आते हैं 1, 2 MA, यानी यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। अब यहाँ पर हम मैंने कोशिश की है कि मैप के माध्यम से जो मुख्य साइट्स हैं उनको भी मैं आपको बता दूं। तो इन साइट्स में हम देखें तो ये जगह है देसलपुर, ये जगह देसलपुर है। ये रीजन जो इतना मैंने बताया है ये कच्छ का रीजन है। इसी में धोलावीरा है और ये सुरकोतड़ा है। इनकी लोकेशन देखी जाए तो देसलपुर इनमें सबसे पश्चिम में है और सुरकोतड़ा इनमें पूर्व में है, धोलावीरा बीच में स्थित है। ये जो साइट है ये कुंतासी है। इसके साथ ही हम दूसरे साइट्स भी देख लें। यहाँ पर ये रोजदी है। ये जो पूरा रीजन है ये रीजन हम सौराष्ट्र रीजन मानते हैं। ये पूरा रीजन ये सौराष्ट्र या काठियावाड़ रीजन माना जाता है। ये ऊपर वाला रीजन है ये सिंध रीजन, ये सॉरी कच्छ रीजन माना जाता है जो सिंध के पास है। अन्य साइट्स में हम देखें तो ये पादरी साइट है और ये बाबरकोट साइट है। बाबरकोट जो साइट है वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान में पड़ती है और इससे मिलता जुलता नाम है बाबरकोट। मुगल सम्राट बाबर के नाम पर ये इससे मिलता जुलता है। ये बाबरकोट यहाँ पर गुजरात में है। ये रंगपुर है और ये रोजदी है। रोजदी से हाथी की हड्डियां मिली हैं। रंगपुर और यहाँ पर जो स्थित प्रभास पत्तन है, प्रभास पत्तन, इनको हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र या डायरेक्ट डिसेंडेंट माना जाता है। ये यहाँ पर है सोमनाथ के पास में। और अन्य अगर साइट को हम देखें ये साइट लोथल है। और भी इसमें मैप के जरिए आप दूसरी साइट्स को चिन्हित करते हुए इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन क्लास में इस टॉपिक के दौरान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सारी साइट्स को पूरे डिटेल में आपको कवर कराया था। ये तो मैंने 8-10 पॉइंट इसमें अलग से चिन्हित किए हैं क्योंकि क्वेश्चन के जो टॉपिक को देखते हुए से रिलेटेड डिटेल को अगर आप देखना हो तो अपनी ऑनलाइन क्लास में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित टॉपिक में आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी। मैंने काफ़ी डिटेल एक्सरसाइज इसमें करवाई है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं है पे जोर दिया गया है। तो अगर हम दधेरी देखें तो दधेरी अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये पंजाब में है और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ही है, लेकिन हड़प्पा के बाद का है हड़प्पोत्तर। तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित मान लेते हैं। ये यूपी में है, ये भी हड़प्पोत्तर है। यहाँ से धान और अन्य कई फसलों के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। मांडा, अगर मांडा को अगर हम देखें तो मांडा जम्मू में है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर माना जाता है और चिनाब नदी के किनारे है। इसको झेलम कतई नहीं करना है। मैं बार बार फ्रेंड्स, मैंने कई बार ऑफलाइन में टेस्ट लेता था, चिनाब झेलम में कंफ्यूजन कर जाते थे। और बुर्ज होम और गुप्त कराल ये नवपाषाण स्थल है। बुर्ज होम से गुप्तावास के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। तो बुर्ज होम नवपाषाणिक स्थल है। ये यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट इसमें देखें, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? यहाँ पर ये प्रोटो हिस्ट्री या आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अपने दिमाग में ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक इसके कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। कि ऐतिहासिक काल वह है जिसके लिखित रिकॉर्ड है और उसको पढ़ने में सफलता भी मिली है। आद्य ऐतिहासिक वो है जिसके लिखित रिकॉर्ड तो अवेलेबल हैं, लिखित लिपि अवेलेबल है, लेकिन उस लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, जैसे हड़प्पा सभ्यता। और प्रागैतिहासिक काल वो है जिसकी न लिपि है तो पढ़ने का तो इश्यू ही नहीं है। इनकी जानकारी केवल इनके औजारों से प्राप्त होती है। तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक युग की कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए।
सिंधु सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आपको मेरिट बेसिस पे इसका आंसर करना पड़ेगा। मोहरें, दूसरा विकल्प है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, तीसरा विकल्प है स नगरों के अवशेष और द है लिपि। मोहरों मोहरें बड़ी तादाद में मिली हैं। मोहरें वर्गाकार आयताकार दोनों हैं। सबसे ज़्यादा मोहरें वर्गाकार मिली है। सबसे ज़्यादा लेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली हैं, जबकि सबसे ज़्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अब मोहरों की लिपि को नहीं पढ़ा गया है, तो यहाँ पर इसको जानने का जो स्रोत है वो हमारे इनके मकान, आवास, नाली, बांध, डॉकयार्ड, स्नानागार, आपके अन्नागार, इन सब चीज़ों के आधार पर जो नगरों के अवशेष हैं, इनकी नगरों की बसावट, ग्रिड पैटर्न पे जो सड़कें एक दूसरे को काट रही हैं, अन्नागार, स्नानागार, डॉकयार्ड, इन सब के आधार पर हमें नगरों के अवशेष से उनमें पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, उनकी किलेबंदी, ये सब जो जानकारी है वो हमें बिना लिपि के ही हमें प्राप्त हो रही है। तो जानने का मूल स्रोत यहाँ पर कौन सा होगा? नगरों का स्रोत, नगरों के जो अवशेष है वो मूल स्रोत होगा। ये सारे विकल्प हमें सही से लगते हैं, लेकिन अगर लिपि भी मान लिया जाता, अगर हमें पढ़ने में सफलता मिल जाती तो हम लिपि भी मान लेते, लेकिन लिपि मिली नहीं है। मिली है लेकिन उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। मोहरों पे भी वो लिपि है, उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। मोहरें इसके बाद में सेकेंडरी नॉलेज हैं। मूल स्रोत जो हैं नगर के अवशेष की तुलना में इनका स्टेटस सेकेंडरी स्टेटस ही माना जाएगा। यहाँ मेरिट बेसिस पे तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हमें इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला है, उनमें विशाल महल और मंदिर होते थे। तो मंदिर तो हड़प्पा सभ्यता में है ही नहीं। मूर्तियां मिली हैं लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये चीज़ तो सही है। और वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे, घोड़े भी यहाँ नहीं मिले हैं। तो पहला विकल्प और तीसरा विकल्प गलत है, इसमें विकल्प 2 सही होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में एक पेच डाल दिया जाता है, एक इस तरह की चीज जो जिसके आधार पर आप सर्टेन हो सकते हैं कि ये चीज होगी या नहीं होगी। तो मंदिर नहीं है, घोड़े नहीं है, तो 2 विकल्प गलत है। तो इन 3 में से 2 विकल्प गलत है, तो यहाँ केवल दूसरा विकल्प सही है। तो केवल 2 ब वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित किस पुरा स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों के जल साधन व्यवस्था के लिए जागरूक तकनीकी और कौशल का प्रमाण हमें प्राप्त होता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। धौलावीरा से हमें बांध या जल संरक्षण प्रणाली का साक्ष्य मिला है। अब यहाँ पर कोई से 2 विकल्प इसमें सही होंगे, तो मोहनजोदड़ो का स्नानागार यहाँ पर सबसे ज्यादा इसमें सही बैठता है कि स्नानागार में वाटर प्रूफिंग का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। वाटर प्रूफिंग का साक्ष्य मिला है। स्नानागार की विशेषताएं हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां हैं, और इसके अलावा 3 प्रवेश द्वार हैं जो उत्तर, पूर्व और दक्षिण में है। पश्चिम में कोई प्रवेश द्वार नहीं है। ये सारी चीज़ें, इसका ढाल किधर है, दक्षिण पश्चिम में है, ये सारे कंसेप्ट हमारे दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए। तो मोहनजोदड़ो होगा। अब हड़प्पा और कालीबंगा से इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सोर्तुगई अगर विकल्प में होता तो हम इसमें हम सोचते। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो विकल्प इसमें सही होगा 1 और 2, और ये ए में है। बार बार आप इन क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम की ट्रेंड का आपको अपने आप पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कौन सी चीजें पाई गई हैं? सिंधु सभ्यता में कौन सी चीजें पाई गई हैं? ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अन्नागार मिला है, भवन मिले हैं जिन पे सीढ़ियां हैं, जिनके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि इस तरह से यहाँ पे 2 मंजिला भवन रहे होंगे।
तो 2 मंजिला भवन है। स्नानागार मिला है, स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत है। 2 मंजिला भवन मंदिर यहाँ से मिले नहीं है। 1 मंजिला भवन अन्नागार जलाशय, अन्नागार और जलाशय तो मिले हैं। चौड़ी सड़कें, स्नानागार, स्नान करते पुरुष की मूर्ति, ये भी नहीं मिली है। तो ब और द तो सही होगा। अब हमें 1 मंजिला भवन और 2 मंजिला भवन पे चर्चा करनी है। एक मानक ओपिनियन ये मानी गई है कि हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि नगरीकरण था वहाँ पे, नगरों में कम आबादी में ज़्यादा, कम एरिया में ज़्यादा आबादी बसती थी, और इसके लिए वो निश्चित रूप से 2 मंजिले भवन बनाते थे। मैं ये नहीं कहता कि हर भवन 2 मंजिला था, लेकिन ऐसा माना गया है कि अधिकांश भवन 2 मंजिले थे। इसका प्रमाण वहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं उनसे ये प्रमाण हमें मिलता है। तो इसमें जो विकल्प सही होगा वो ए सही होगा, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। 1 मंजिला भवन की तुलना में हमें 2 मंजिला भवन की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ एक स्टैंडर्ड ओपिनियन को हमें मानना पड़ेगा, और इसका एविडेंस सीढ़ियों के आधार पर हमें मिलता है। हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति के किस स्थल में मध्य नगर का प्रमाण मिलता है? मध्यमा या मध्य नगर हमें धोलावीरा से मिलता है। धोलावीरा से हमें अन्य कई प्रमाण मिले हैं। बांध जल संरक्षण का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा मध्यमा तो मिलता ही है, एक स्टेडियम, साइन बोर्ड, और जो नगर है वो उसकी जो रक्षा प्राचीर है वो कच्ची ईंटों के साथ पत्थर से बनाई गई है। पत्थर का प्रयोग रक्षा प्राचीर में धोलावीरा से मिलता है। ये उत्खननकर्ता 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट थे। ये सारी जानकारी हमें इसके साथ हो जाती है। इसी तरह लोथल से, हड़प्पा से, चनूदड़ो से मनका बनाने का कारखाना मिला है। ये सारी चीज़ें साथ साथ हमें रिपीट इसमें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो मध्यमा या मध्यनगर धोलावीरा से मिला है। 3 टीलों का जो साक्ष्य है ये केवल धोलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन शामिल किया है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरा नहीं बनाया हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिलता है? मध्यमा, अब हम स्टूडेंट इसमें देखेंगे कि धोलावीरा कहीं मिल जाए, धोलावीरा विकल्प में नहीं है। तो अब इन दिए गए विकल्पों के आधार पर एग्जामिनर ने क्या सोच के ये बनाया होगा, इसका अनुमान हम ऐसे लगा सकते हैं कि कालीबंगा में जो दुर्ग टीला है ये उत्तर और दक्षिण 2 भागों में विभाजित है। इसमें पूर्व से पश्चिम तरफ एक दीवार बनाई गई है, और ये जो हिस्सा है ये इसका उत्तरी भाग है, और ये जो दुर्ग टीले का दक्षिण भाग है, और इधर दूसरी साइड में इसके पूर्व में ये नागरिक टीला है। तो दुर्ग टीले के 2 भागों के आधार पर हम इसका जो ये भाग है इसको मध्य नगर मान सकते हैं। इस तरह का जो एविडेंस है वो यहाँ पर हमें हमें मिलता है। बाकी इनके नगरीकरण से संबंधित, इनके टीलों से संबंधित एक अलग से क्लास मैंने इसमें डाल रखी है, वो आप देख लें कि हड़प्पा सभ्यता के टीलों से संबंधित पूर्वी पश्चिमी टीले, नगरीकरण के पैटर्न, इनके बारे में सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल रखी हैं। प्रश्न का उत्तर इस परिप्रेक्ष्य में क्या होगा? कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि क्या दयाराम साहनी या जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी ने कोई प्राक हड़प्पा साइट की भी खोज की है। इसमें अमलानंद घोष का नाम आएगा, क्योंकि अमलानंद घोष ने कालीबंगा से खोज की, और यहाँ से 5 स्तर मिले हैं जिनमें प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, और मेच्योर हड़प्पा के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो जिस व्यक्ति को यहाँ उत्खनन में प्राक हड़प्पा और हड़प्पा साइट्स मिले हैं, निश्चित रूप से वो व्यक्ति ही परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और पूर्व हड़प्पा या प्राक हड़प्पा सभ्यता के बीच में समानताओं को चिन्हित करेगा। तो यहाँ पर अमलानंद घोष इसमें सही विकल्प होगा। किस हड़प्पाई स्थल से ताम्र रथ प्राप्त हुए हैं? ये जो ताम्र रथ है ये सनौली से प्राप्त हुए हैं।
सनौली से विशालतम कब्र भी मिली है, उत्तर प्रदेश में है, विशालतम कब्र भी मिली है। ये हड़प्पोत्र साइट है, यहाँ से विशालतम कब्र मिली है। और अगर हमें कांसे का रथ देखें तो कांसे का रथ जैमाबाद से प्राप्त होता है, ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। कांसे का रथ जैमाबाद से प्राप्त होता है, जो कि जोरवे साइट का ताम्र पाषाणिक साइट है। और हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम छोर भी इसे कई बार माना जाता है। बनावली से हल्का खिलौना मिला है, बनावली रंगोई नदी के किनारे है। ये सारी चीज़ें इसमें हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, सबसे पूर्वी छोर है। बनावली रईस लोगों का या धनी लोगों का, समृद्ध लोगों का शहर भी माना जाता था। वास बेसिन भी मिले हैं, जो के साक्ष्य भी मिले हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में इन क्वेश्चंस को देख के आनी चाहिए। कौन सा हड़प्पाई पुरा स्थल बनावली किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये रंगोई नदी के किनारे पर स्थित है। बनावली से संबंधित चीज आ गई। बनावली का उत्खनन किसने किया था? बनावली का उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें आगे है। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वृषभ की या बैल की जो मृत मूर्तियां हैं वो भारी मात्रा में मिली हैं। बैल की मृण मूर्तियां पशुओं में सबसे ज्यादा मात्रा में मिली हैं। ये मृण मूर्तियां चिकोटी पद्धति या जो पिंच एंड प्रेशर पद्धति से ये बनाई जाती थी, जबकि सिंह, गज, अश्व का तो कोई प्रमाण ही नहीं मिला है। हाथी का प्रमाण जरूर मिला है, शेर का प्रमाण भी नहीं मिला है। व्याघ्र या टाइगर की जरूर हमें पशुपति जो की मोहर है उसके ऊपर हमें बाघ के प्रमाण मिलते हैं। तो पशु की शक्ति के प्रतीक के रूप में वृषभ होगा। और एक सींगी या एक सींग वाला जो पशु है जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है, यूनिकॉर्न की जो सर्वाधिक मोहरों पे सर्वाधिक यूनिकॉर्न है। इस अंतर को भी हमें स्पष्ट समझना है कि यूनिकॉर्न की जो है आकृतियां ये मोहर पे मिली है, जबकि वृषभ की मृण मूर्तियां मिली हैं। वृषभ कुबड़दार है, यूनिकॉर्न बिना कुबड़ का है, और ये एक सींग वाला है। और कुलीन लोगों के लिए ये एक राज मुद्रांक या सील हुआ करती थी। तो दोनों में ये अंतर भी दोनों में ये अंतर भी हमें समझना है। कई बार मैं पढ़ाता था तो क्लास में भी पूछ लेते थे कि एक जगह वृषभ की मूर्ति मिली, सबसे ज्यादा मानते हैं, दूसरी जगह यूनिकॉर्न। दोनों में अंतर है भाई। यूनिकॉर्न मोहरों पे खुदी हुई आकृति है, मोहरें स्टेटाइट या सेल कड़ी की बनी है, और ये मृण मूर्तियां मिट्टी से बनाई जाती हैं। तो ये मृण मूर्तियों की मूर्तियां हैं और ये मोहरों पर ये आकृतियां खुदी हुई हैं। दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के वृहद स्नानागार परिसर में तालाब में सीढ़ियां थी। तालाब की सीढ़ियां, मैं पहले भी अभी पासिंग रेफरेंस एक आया था कि तालाब अगर हम देखें तो तालाब की सीढ़ियां हमें उत्तर से और दक्षिण से हमें तालाब की सीढ़ियां मिलती हैं। और अगर हम इसमें प्रवेश द्वार देखें तो ये उत्तर और दक्षिण में तो तालाब की सीढ़ियां मिलती हैं। उत्तर और दक्षिण में तालाब की सीढ़ियां मिलती है। प्रवेश द्वार अगर हम देखें तो प्रवेश द्वार हमें उत्तर, दक्षिण और पूर्व में प्रवेश द्वार मिलेगा। पश्चिम में कोई प्रवेश द्वार नहीं है। और अगर इसका हम ढाल देखें तो इसका ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है। अगर इसका ढाल देखें तो ये दक्षिण पश्चिम की तरफ है। वृहद स्नानागार के बारे में और कुछ चीजें भी, इसकी साइज कितनी है वो भी हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ ही ये सबसे प्रसिद्ध इमारत है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध ढांचा है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। इवन मोहनजोदड़ो में इससे बड़ा अन्नागार है
लेकिन समग्र हड़प्पा सभ्यता की बात करें जो 13, 14, 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, तो इसमें सबसे प्रसिद्ध ढांचा यहाँ का स्नानागार ही है, जिससे इनके कर्मकांड संबंधी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है? ये मैंने अभी बताया था कि धोलावीरा में कई चीजें मिली हैं कि इनका जो नगरीकरण की जो स्थिति है, दुर्गीकरण को अगर हम देखें तो इनमें पत्थर की किलेबंदी की गई है, पत्थर की किलेबंदी की गई है। इसके अलावा हम देखें तो जल संग्रहण या तालाब का साक्ष्य मिला है, स्टेडियम मिला है, स्टेडियम के अलावा मध्यमा, ये हम चर्चा कर ही चुके हैं, मध्यमा या बीच का नगर मिला है। इसके अलावा इस किलेबंदी के बाहर उपनगर के साक्ष्य भी मिले हैं। ये सारी चीज़ें हमें ये धौलावीरा से प्राप्त होती हैं। ये मानहर और मानसेर नदियों के बीच में स्थित था, कच्छ के क्षेत्र रण में या कच्छ क्षेत्र में स्थित है। ये तमाम जानकारियां हमारे दिमाग में आनी चाहिए। रविंद्र सिंह बिष्ट ने उत्खनन किया था। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है? ये एक अच्छा प्रश्न है। विशालकाय भवन अगर हम देखें तो हमें मेसोपोटामिया में जिगुरात या मिस्र में हम देखें तो बड़े बड़े पिरामिड मिलते हैं, स्फिंक्स की मूर्तियां मिलती हैं, पत्थर की जो मुद्राएं या मूर्तियां भी मिली हैं, मनके भी वहां से भी मिलते हैं। लेकिन सूती कपड़ा अगर हम देखें तो सूती कपड़ा जिसे सिंधु जिसे सिंडोन कहा जाता था, यूनानी लोगों के द्वारा सिंडोन कहा जाता था, यह सूती कपड़ा हमें या कपास का जो साक्ष्य उगाने का क्रेडिट हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दिया जाता है और इसका निर्यात भी यहीं से होता था। तो अन्य से अंतर इसके संदर्भ में सूती कपड़ा होगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों पर सर्वाधिक संकेंद्रण किसके किनारे प्राप्त हुआ है? अगर हम हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक संकेंद्रण देखें तो ये घग्गर हाकरा नदी के किनारे है। कई बार इसकी जगह सरस्वती भी लिखा आता है, तो सरस्वती, घग्गर नदी, ये भी विकल्प में सही होगा। सिंधु और रावी ये महत्वपूर्ण नदियां जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर इतने साइट्स नहीं खोजे गए हैं। अगर हम राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा साइट्स उस स्थिति में गुजरात में होगा। कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज हुई है, तो गुजरात होगा। और अगर नदी देखें तो घग्गर हाकरा नदी होगी। ये वर्षाकालीन नदी है और ज़्यादा मानसून की बरसात होने से पंजाब हरियाणा से निकलते हुए ये गंगानगर हनुमानगढ़ से होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में डेजर्ट एरिया में जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक संकेंद्रण घग्गर हाकरा नदी का माना जाएगा। साइट्स खोजी गई हैं 1100 से ऊपर, इनमें लगभग 100 के लगभग का ही उत्खनन पूरा हुआ है, डिटेल्ड उत्खनन हुआ है। बाकी का उत्खनन हो रहा है या प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? यहाँ पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि चावल का साक्ष्य मिलता जरूर है, लेकिन चावल के ज़्यादा साक्ष्य नहीं है और उन साक्ष्यों की गुणवत्ता भी नहीं है। तो चावल के ज़्यादा साक्ष्य नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गेहूं और जौ सबसे पहले बोई गई फसल थी, उसके बाद में गेहूं थी। तो गेहूं और जौ इसमें सही विकल्प होगा। चावल उतनी क्वालिटी में, उतनी क्वांटिटी में मिले नहीं है। हालांकि चावल के साक्ष्य, धान के साक्ष्य लोथल से भी मिले हैं, कालीबंगा से भी हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर कौन सा पशु अंकित नहीं है? मोहनजोदड़ो की अगर हम पशुपति की मोहर को अगर इस तरह से देखा जाए तो मान लीजिए ये वैसे तो चौकोर मोहर है। अब इसमें एक बीच में एक योगी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। इसके बाईं तरफ, क्योंकि मेरा तो ये दायां हाथ होगा, लेकिन मोहर को अगर इस तरफ से देखें तो ये मोहर का बायां पक्ष ये होगा और ये होगा दायां पक्ष।
इस पर अच्छे प्रश्न आते हैं तो बाएं और दाएं पक्ष को हमें हमेशा ध्यान रखना है, और सामने वाले पक्ष को बाएं तरफ पे भैंसा और गेंडा है, भैंसा और गेंडा। ये मेरा दाहिना हाथ है, लेकिन अगर मोहर को हम इस तरह से रखें तो मोहर का बायां साइड ये होगा। दाईं तरफ अगर देखें तो हाथी और बाघ, बाघ या व्याघ्र ये हैं, ये दो हैं। तो दो तो दाईं तरफ है और दो ही बाईं तरफ है, और दो ही सामने हैं हिरण, दो हिरण हैं। यानी कुल मिला के पांच प्रकार के, पांच प्रकार के 6 पशु हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर कितने हैं? 5 प्रकार के, 2 और 2 4, और एक हिरण, 5 प्रजातियां हैं और 6 पशु हैं। तो यहाँ पर कौन सा अंकित नहीं है? हाथी मिल गया, गेंडा मिल गया, बाघ मिल गया, बैल नहीं है। जबकि कुबड़दार बैल यहाँ पर सबसे ज्यादा इसकी मृण मूर्तियां मिली हैं, और बड़ा पवित्र भी माना जाता था। कुबड़दार बैल है, मृण मूर्तियों तक ही है, इस मोहर पर अंकित नहीं है। और अब ये लास्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? यहाँ पर तुरंत, नॉर्मली वी जंप टू द कंक्लूजन, स्टूडेंट तुरंत देखता है कि उसे मोहनजोदड़ो का नाम आता है, स्नानागार का नाम आता है। यहाँ पे सबसे बड़ी पूछी है, सबसे प्रसिद्ध नहीं। तो सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, अन्नागार सबसे बड़ी है, और स्नानागार ये सबसे प्रसिद्ध है। स्नानागार के बारे में बाकी तथ्य हम क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी इमारतें अन्नागार होगी। तो इन क्वेश्चंस के जरिए हमने एक सामान्य, सरल और कई स्थानों पर अवधारणा से संबंधित, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं लिया है, एक सामान्य से डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। इसके माध्यम से मैंने ये बताने की आपको कोशिश की है कि हमें क्वेश्चन आंसर अप्रोच को सबसे पहले दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जाम का जो ट्रेंड है, नेचर है, उसको एनालिसिस करते हुए हमें एग्जाम को क्रैक करना है। पहलवान से अगर हम कुश्ती लड़ रहे हैं तो उसका कमजोर जो रग है उसको हमें सबसे पहले दबानी पड़ेगी। तो इस पहलवान से अगर हम कुश्ती लड़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम से, तो इसकी जो कमजोरी यही है कि इसमें 4 विकल्प ये आपको देगा, और उनके आधार पर आप क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। अगले डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस में फिर आपके सामने इसमें लेके आऊँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम लगभग 100 क्वेश्चन पर टॉपिक इसमें डिस्कस करें, ताकि पूरा जो पढ़ाया हुआ सिलेबस है वो एक क्विक रिवीजन के माध्यम से हमारे दिमाग से निकल सके। और इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम अप्रोच रखनी है, एकेडमिक अप्रोच जब सेलेक्ट हो जाएंगे तब रख लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं।